हेलो स्टूडेंट्स, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। 78th का जो आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं और आप लोग को एक नोट्स भी बनाना है, एक कॉपी। जो भी बताया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, वो सब कुछ आपको अपने कॉपी में लिखना है और प्रॉपर उसको रिवाइज़ करना है। तो 35 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 36 नंबर से स्टार्ट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पर भी कार्य किया है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट पटना सेशन हेल्ड इन 1912। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1912 में जो सेशन हुआ था पटना में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो देखिए इसका तो आंसर आर.एन. मधुलकर है। ये तो बीपीएससी भी बताया है कि इसका आंसर ये है, मगर हम लोग को थोड़ा डिटेल में जाके देखना है कि आखिर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है। यही वही पार्टी है जो अभी भी आप देख रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी जी की जो पार्टी है, जिसका पंजा छाप निशान है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है ना। पूरा नाम यही, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो ये पार्टी जो है ना, ये हम इंडिया का आप कह सकते हैं कि सबसे पुराना नेशनल पार्टी है। इसको श्रेय जाता है आज़ादी दिलाने में। जो बड़े बड़े नेता जितने भी थे ना, वो इसी पार्टी में थे। उस समय एकमात्र यही पार्टी थी और जो पार्टी सब थी वो छोटी छोटी पार्टी थी। ये बहुत ही बड़ी पार्टी थी उस समय की। ठीक है, तो इसका गठन कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे यहाँ पे तो 1912 पूछा है, लेकिन 1905 में कौन इसके प्रेसिडेंट थे, 1922 में कौन इसके प्रेसिडेंट थे। तो हर साल का तो नहीं याद करना हम लोग को, पर कुछ इम्पॉर्टेंट ईयर्स है कि उस इम्पॉर्टेंट सालों में जो कुछ इम्पॉर्टेंट काम हुआ, घटनाएं हुई, उस समय कांग्रेस पार्टी के सदस्य कौन थे। ठीक है, तो देखिए ये जो आईएनसी पार्टी है, इसका गठन 1885 में हुआ था। सबसे पहले ये बात याद रखिए, कब हुआ था, दिसंबर 1885। कहाँ पे, बॉम्बे में। इसका जो पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जैसे पार्टी बन गई, अब पार्टी बनने के बाद पहला सम्मेलन जो बुलाया गया था वो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए ये सब। ठीक है, बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 25 दिसंबर से 28 दिसंबर 3 दिनों तक ये इसका सम्मेलन चला था। ठीक है, 1885 में, समझ गए ना। और इसमें कितने लोग, 72 डेलीगेट्स जो है वो शामिल हुए थे। 72 डेलीगेट्स जो है वो उस समय बैठक जो हुई थी, पहली बैठक, उसमें शामिल हुए थे 1885 में। ठीक है, और जो लीडरशिप है, देखिए कौन कौन लोग इसमें शुरुआती लीडर कौन कौन थे। जैसे दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे आईएनसी के। WC बनर्जी पहले अध्यक्ष। 1885 में जब सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन, तो जो प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, पहले अध्यक्ष थे, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनके बारे में हम लोग कल के वीडियो में डिटेल से पढ़े थे, जो कि सेकंड ICS ऑफिसर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनको फिर सस्पेंड भी कर दिया गया था। फिर रोमेश चंद्र दत्त, RC दत्त और S सुब्रमण्यम अय्यर। इसके अलावा और भी बहुत सारा नाम है, पर ये इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे शुरुआती दिनों में। ठीक है, और ये लोग लार्जली बॉम्बे और कोलकाता से, देखिए अगर भारत का ये मैप है तो कोलकाता इधर और बॉम्बे इधर, ये दोनों जो है ना मुख्य जोन था, जहाँ पे जो इस तरह के लीडर्स और जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में सम्मिलित होने वाले लीडर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो था कैलकाटा और ये बॉम्बे। ठीक है, अब इसका गठन हुआ क्यों, क्या अंग्रेजों ने इसको रोका नहीं कि इसका क्यों इतनी बड़ी पार्टी बनाई जा रही है, क्या हो रहा है। तो देखिए 1857 में बहुत बड़ा क्रांति हुआ था, 1857 में, आप लोगों को पता है, जिसको सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। 1857 की क्रांति तो बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। बहुत सारे अंग्रेज ऑफिसर भी उसमें मारे गए थे और अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो फिर वो लोग ये सोचा कि वो लोग
मतलब कि जब ये पार्टी बनाई गई ना आईएनसी, तो आईएनसी पार्टी के जन्मदाता कौन है? वो है एओ ह्यूम, एक अंग्रेज आदमी, ठीक है, एक ब्रिटिश ऑफिसर, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर जिसको इंडियन से थोड़ा सा लगाव था, ठीक है, इंडियन लोगों से। तो इन जो एओ ह्यूम थे, इनको फादर ऑफ ये भी कहा जाता है कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो एओ ह्यूम जो थे, इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की। क्वेश्चन ही पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो एओ ह्यूम जो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है, इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की। और जब बाकी अंग्रेजों ने इनसे पूछा कि तुम तो अंग्रेज हो, फिर तुम इंडियन लोगों के लिए ऐसी पार्टी क्यों बना रहे हो, तो एओ ह्यूम का कहना था कि इन्होंने अंग्रेजों के सामने उनकी तरह बात किया, बोला कि देखो ये जो पार्टी है, ये जो भी यहाँ के इंडिया वासी हैं, भारतवासी जो भी लोग हैं, इन लोगों का जो भी समस्या होगा उसको ये पार्टी हम लोग तक लेके आएगा, ठीक है। अब जो लोग हैं उसको बोलने के लिए एक मंच मिलेगा। अगर लोगों को बोलने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए मिलेगा, तो फिर वो लोग हल्ला नहीं करेंगे, है ना, गुस्साएंगे नहीं। तो लोगों के एंगर को जो है ना हम लोग रोक सकेंगे। ये हमारे लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है। क्या है? सेफ्टी वाल्व। ये जो पार्टी बनाई जा रही है कांग्रेस पार्टी, एक सेफ्टी वाल्व की तरह है, ताकि 1857 जैसा विद्रोह दोबारा ना हो, है ना, लोगों को बोलने के लिए एक मंच मिले। ऐसा एओ ह्यूम ने सभी अंग्रेजों को समझा दिया था। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या है। तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो है वो कांग्रेस पार्टी के गठन से ही संबंधित है। 1885 में जो गठन हुआ, तो ये उसी से संबंधित था, ठीक है। तो एओ ह्यूम का नाम आप लोग लिख लीजिए। इनको फादर ऑफ कांग्रेस पार्टी कहते हैं और फाउंडर भी है कांग्रेस पार्टी का। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एन एफर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोमोटिंग द प्रोसेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। जब कांग्रेस का गठन हुआ तो ये एक तरह से मतलब कि राष्ट्रवादी भावना जो है वो जगाने का एक प्रयास रहा, ठीक है। अब देखो कांग्रेस का जो पहला सेशन और दूसरा सेशन ये सब इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट सेशन तो मुंबई में हुआ था, जो आप लोग को बता दिए। पहला सेशन जो है वो मुंबई में हुआ था 1885 में, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट सेशन मुंबई में हुआ था 1885 में, और फर्स्ट प्रेसिडेंट याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसी साल फॉर्मेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का। जो सेकेंड सेशन था वो फिर कैलकाटा में हुआ। देखिए इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज हैं 3। अंग्रेजों का उस समय इंपॉर्टेंट जो अड्डा था वो 3 था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कैलकाटा प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, है ना, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। तो सबसे पहला जो सेशन था वो बॉम्बे में हुआ, 1, 2 नंबर हुआ कैलकाटा में और 3 नंबर होगा मद्रास में, ठीक है। सेकेंड सेशन कैलकाटा में हुआ और प्रेसिडेंट थे हमारे दादा भाई नेरोजी, ठीक है। थर्ड सेशन जो है वो 1887 में मद्रास में हुआ और वहाँ पे प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। तो ये पूछ सकता है कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, पहला प्रेसिडेंट कौन था, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। फिर फोर्थ सेशन हुआ था इलाहाबाद में। अब ये तीनों जगह तो हो गया, तो चौथा सेशन कहाँ बुलाया गया? नॉर्थ में, यानी यूपी में, इलाहाबाद में बुलाया गया। और यहाँ पहला अंग्रेज प्रेसिडेंट बनाया गया था जॉर्ज यूले, ठीक है, पहला अंग्रेज प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले, ठीक है। इसके बाद अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं था बाकी सब सेशन। इसके बाद 1896 वाला इम्पोर्टेंट। देखिए हर साल हो रहा था। 1885 में बॉम्बे में हुआ, फिर 1886 में कैलकाटा में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में, फिर 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी के नेतृत्व में मद्रास में, फिर 1888 में जॉर्ज यूले बना इलाहाबाद में, फिर 1889 में हुआ होगा, फिर 90 में हुआ होगा। हर साल हुआ, ठीक है। 89 में वापस बॉम्बे में हुआ था, फिर वापस कैलकाटा में हुआ था, इस तरह से। 1896 में फिर कैलकाटा में हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पहली बार जो नेशनल सॉन्ग था वह संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्र जो सॉन्ग है वो गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, ठीक है। तो नेशनल सॉन्ग क्या था हमारा? वंदे मातरम। और वंदे मातरम लिखे हैं कौन? रविंद्रनाथ टैगोर नहीं लिखे हैं, वो लिखे हैं वंदे मातरम कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा जो राष्ट्रीय सॉन्ग है वो क्या है? राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दोनों कहा जाता है, इन्होंने लिखा था।
मगर गाया किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। वो उसमें कलकत्ता में जब मीटिंग हुई थी, सेशन हुआ था 1896 में, तो गाए थे उस सेशन में। कौन गाए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर गाए थे वंदे मातरम को। ठीक। और उस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है, इसीलिए कहाँ हुआ था और कौन उसके प्रेसिडेंट थे ये याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपली पूछा सकता है कि वंदे मातरम जो है पहली बार कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता सेशन 1896, जिसके प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, सब कुछ आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोट में। फिर उसके बाद 1899 का सेशन 3 साल बाद हुआ, तो 97 98 में भी है, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 99, तो 99 में क्या हुआ? डिमांड फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि लैंड रिवेन्यू जो लिया आता था, जमीन का जो टैक्स लेती थी सरकार, कोई भी फसल उपजा रहा आदमी या फिर आदमी जो है वो दुकान है आपका या घर है, तो सरकार टैक्स लेती थी, तो उसको परमानेंट फिक्स करने के लिए कहा गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आरसी दत्त, रोमेश चंद्र दत्त। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर नहीं भी लिखेंगे 1899 का तो चलेगा। ठीक है, 1901 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 1905 इंपॉर्टेंट है। 1896 के बाद 1905 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 में क्या था? बनारस में हुआ था। देखिए 1905 का साल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, है ना। बंग भंग आंदोलन सुने होंगे आप लोग। बंग भंग, बंगाल विभाजन या फिर बंग भंग। तो बंगाल विभाजन कब किया गया था? 1905 में। बंगाल विभाजन, बंगाल को 2 टुकड़ों में क्या किया? विभाजित कर दिया। 16 अक्टूबर 1905 को ये फैसला हुआ था। ठीक है, बंग भंग, बंगाल विभाजन। बंगाल का 2 टुकड़ा कर किया, मतलब एक कर दिया कि पश्चिम बंगाल और एक कर दिया पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश हो गया, तो मुस्लिम सब पूर्वी बंगाल में रहेंगे और पश्चिम बंगाल माने हिंदू लोग इधर रहेगा। हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने का अंग्रेज का यही नीति था ना, फूट डालो राज करो, है ना, डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड कर दिया बंगाल को ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाएं। बंगाल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रीजन था जहाँ पे बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर, फ्रीडम फाइटर सब पैदा हो रहे थे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट लोग सब राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे वहाँ से। तो वहाँ पे अंग्रेजों का ये नीति था कि बंगाल को तोड़ना एकदम जरूरी है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। और इसी को बंगाल विभाजन जो है, इसके अगेंस्ट में इंडियन लोगों ने, जो बंगाल के लोग थे और बाकी आसपास के जो लोग थे, उन लोगों ने क्या स्टार्ट किया? स्वदेशी आंदोलन। कि अंग्रेजों की अगर कमर तोड़नी है तो हमें विदेशी का बहिष्कार करना होगा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। जैसे अभी है ना कि चाइना को अगर कमर तोड़ना है तो हमें चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करना होगा, है ना। पर हम लोग तो करते नहीं हैं। मगर उस टाइम पे ये किया गया कि अंग्रेजों का जो भी है विदेशी बहिष्कार और स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी आंदोलन, है ना, या बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो ये आंदोलन 1905 में ही शुरू हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1905 में शुरू हुआ। ठीक है, और जिस साल शुरू हुआ उस साल प्रेसिडेंट 1905 में कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। और ये कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। तो 1905 में जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बनारस। और उसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया कि अब हम लोग स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी का बहिष्कार करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में, ठीक है, बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में आंदोलन करना है। समझ गए? जब इस तरह से खूब आंदोलन चलते रहा ना, तो 1911 में सरकार जो है वो इसको वापस ले ली, बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया, फिर से वापस बंगाल को जोड़ दिया गया। समझे? तो ये बंगाल का टुकड़ा जो है ये 1905 में किया गया और फिर 1911 में इसको जोड़ दिया गया। और जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? लॉर्ड कर्जन। इंडिया का जो वाइसराय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। उन्हीं के टाइम पे बंगाल विभाजन हुआ था। और जब जोड़ा गया 1911 में, तब अंग्रेज अधिकारी कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। तो ये सब आप लोग लिख लीजिए, 1911 लॉर्ड हार्डिंग। इसके बाद दूसरा सेशन 1906 का है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये फिर कलकत्ता में हुआ था और यहाँ प्रेसिडेंट दोबारा से दादा भाई नौरोजी जी थे। ठीक है, और क्या इसमें कहा गया था? एडॉप्टेड 4 रेजोल्यूशन, 4 चीज़ों को अडॉप्ट किया गया था कि 4 काम करना है। पहला, स्वराज, हमें स्वराज चाहिए। स्वराज माने सेल्फ रूल, स्वशासन, है ना, अपना शासन। तो पहला चीज जो मांग रखा गया था अंग्रेजों के सामने वो था स्वराज। दूसरा जो मांग रखा गया था वो था बायकॉट मूवमेंट,
माने बहिष्कार आंदोलन, ये तो 1905 से ही शुरू था, है ना। बहिष्कार करेंगे, जो विदेशी कपड़ा है उस सबका होली जलाया जाता था, यानी कि सभी के घर से कपड़ा कलेक्ट करके और कहीं चौक उक पे उसको पूरा जैसे होलिका जलाते हैं ना, उस तरह से कपड़ा ऐसे करके फिर उसको आग लगा दिया जाता था, होली जलाया जाता था। तो विदेशी बहिष्कार। तीसरा जो था वो था स्वदेशी अपनाओ, है ना, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी बहिष्कार करो, स्वराज। और चौथा था राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन पे फोकस करना है। सरकारी स्कूलों में नहीं जाना है, क्योंकि सरकारी स्कूल उसमें किसका था, अंग्रेजों का स्कूल था। तो सरकारी स्कूल में नहीं जाना है, जो स्कूल मतलब कि हमारे द्वारा स्थापित किया, जैसे बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, मतलब हमारे लोगों द्वारा जो स्थापित किया जाएगा हम भी वही स्कूल में पढ़ेंगे। तो इस तरह से 1906 का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 और 6 आपको एकदम याद रखना है कि 5वां सेशन बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया। 1906 कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी। 4 चीज़ों पे बात हुई, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी बहिष्कार करो, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा। इसके बाद 7वां भी इम्पोर्टेंट है बहुत। क्यों? 7वां सेशन जो है वो सूरत में हुआ था, और 7वां सेशन में जो कांग्रेस पार्टी था, जो पार्टी 1885 में बना था, ये पार्टी 2 भागों में टूट गया। एक भाग है मॉडरेट्स, कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया, इसको बोलते हैं सूरत विभाजन, क्योंकि ये सूरत में हुआ था 1907। सूरत विभाजन कब हुआ? 1907। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। तो याद रखना है, सूरत विभाजन का मतलब सूरत नहीं टूटा। सूरत एक शहर है गुजरात में, तो सूरत का टूटना नहीं, सूरत विभाजन मतलब सूरत में जब सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस पार्टी 2 भाग में टूट गई, है ना। जैसे जनता दल से आरजेडी और जेडीयू निकल के आया 2 पार्टी, उसी तरह से। एक साइड था नरम दल, मॉडरेट जो थे नरम दल वाले, और दूसरे साइड थे एक्सट्रीमिस्ट जो थे गरम दल, है ना। नरम दल और गरम दल, ये पहले भी आप लोग को बता चुके हैं। गरम दल में खास करके 3 नेता थे, वो थे लाल बाल पाल, समझे, लाल बाल पाल। लाल मने लाल बहादुर शास्त्री, लाल मने लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल मने बाल गंगाधर तिलक, और पाल मने विपिन चंद्र पाल। तो ये 3 गरम दल के नेता थे, बहुत इंपॉर्टेंट नेता है ये तीनों गरम दल के। मतलब गरम दल का मानना था ना कि हम लोग को एकदम क्रांति करना है, और मतलब कि आंदोलन करना है, क्या कहते हैं, धरना प्रदर्शन करना है, ठीक है, इस तरह से लाठी लेकर के, और मार्च करना है, जैसे अभी कैंडल मार्च निकालता है लोग, तो उस तरह से मार्च करना है। ये सब गरम दल का काम था। नरम दल वाले कभी भी, मतलब नरम दल वाले थोड़े बूढ़े हो चुके लोग थे, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, ये सब नरम दल। ये लोग जो नेता थे ना, ये सब का मानना था कि नहीं, आवेदन पत्र देना है, ठीक है, प्रार्थना करना है। तो ये सब इस तरह का चीज़ करते थे। ये कभी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने का मतलब इनमें उतना हिम्मत नहीं था कि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होंगे। ये लोग सिर्फ बस ऐसी बात करता था, ठीक है। तो इसीलिए गरम दल वाला बोला कि तुम लोग के साथ अब नहीं रहना है हम लोग को, नरम वालों के साथ हम लोग अब अपना अलग से पार्टी बनाएंगे। और सूरत में 1907 में ये जो है गरम दल नरम दल जो है अलग हो गया। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है 1907। सूरत में प्रेसिडेंट थे कौन? रास बिहारी घोष, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी टूट फूट पड़ती है गरम दल और नरम दल में, और ये सेशन फिर हो नहीं पाता है, ठीक है। फिर बाद में 1908 में ये सेशन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 1910, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, 1910 तो इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रेसिडेंट सर विलियम बेडरबर्न, जिन्ना डिक्राइड द सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एक्ट 1909। 1911 देखो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार जन गण मन गाया गया था। इसके पहले वंदे मातरम कब गाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग याद किए 1896 कलकत्ता में रहीमतुल्ला सयानी उसके अध्यक्ष थे। और जन गण मन जो है ये 1911 में गाया गया था, ये भी कलकत्ता में। दोनों जब गाया गया तो कलकत्ता में ही गाया गया था, ठीक है, चाहे जन गण मन हो चाहे वंदे मातरम हो। लेकिन वंदे मातरम 1896, और कौन था? रहीमतुल्ला सयानी। और जन गण मन कब गाया गया? 1911 में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? BN धर, ठीक है, BN धर। तो ये आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन कौन सा इंपॉर्टेंट है?
ठीक है। नेक्स्ट 1915 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 1916 का लखनऊ सेशन इम्पोर्टेंट है। इस सेशन में गांधी जी जो है वो पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, गांधी जी। 1916 लखनऊ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर जो नरम दल और गरम दल जो 1907 में अलग हुआ था, वो लोग फिर से वापस एकजुट हो गया, ठीक है। वो लोग कहा कि हम लोग दोनों को एक साथ मिलकर के ही काम को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब 1907 में पार्टी अलग हुआ ना, नरम दल अलग हुआ, गरम दल अलग हुआ, तो गरम वाले तो गरम दिमाग के थे, तो जो गरम दिमाग का होता है उसको जल्दी मतलब दबाया जा सकता है, गरम लोहा को पीटा जा सकता है ना। जैसे गांधी जी हिंसा करने से क्यों मना करते थे? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर आप हिंसा करेंगे तो सरकार आपको आसानी से जेल में डाल देगी, दबा सकती है, पर अगर आप चुपचाप बैठे हैं, सत्य पे अडिग हैं, तो फिर आपको दबाया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए हिंसा से मना करते थे। तो जैसे ही 1907 में पार्टी अलग हुई, नरम और गरम, तो गरम वालों को जो है पुलिस वुलिस पकड़ लिया, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनको जेल में डाल दिया, सबको को। बाल गंगाधर तिलक जो है उनको भी जेल में डाल दिया गया, ठीक है। मांडले बर्मा भेज दिया गया, बर्मा के मांडले जेल में। जो तिलक थे उनको कहाँ भेजा गया था? बर्मा के मांडले जेल में। मतलब 1814 में फिर 1914 में फिर छूट के बाहर आए थे। 1908 में पकड़ा गए थे, 1908 में, फिर 1914 में छूट के बाहर आए थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। इसी तरह से सारे गरम वालों को पकड़ करके बराबर कर दिया था। फिर सब जब जेल उल से छूट के आया, तब 1916 में नरम दल और गरम दल जो है वो वापस से, जो इनमें फूट पड़ा हुआ था वो वापस ये लोग हैंडशेक कर लिया, है ना, हाथ मिला लिया। दो चीज हुआ था, दो चीज 1916 दो चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो नरम दल और गरम दल हाथ मिलाया, और दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने हाथ मिला लिया। एक और पार्टी बन गई थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग, ठीक है। कांग्रेस पार्टी तो हम लोग पढ़ ही लिए, एक पार्टी था मुस्लिम लीग, ये मुसलमानों ने बनाया था। इनको लगता था कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, पर ऐसा था नहीं। कांग्रेस पार्टी में हिंदू मुस्लिम सब था, हम लोग देखे बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में। मगर मुसलमानों ने ऐसा फैला दिया कि नहीं, कांग्रेस जो है वो केवल हिंदुओं की पार्टी है और हम लोग मुसलमानों को अपना हित के लिए अलग अपना पार्टी बनाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम है मुस्लिम लीग। और ये पार्टी का गठन थोड़ा सा लिख लो, 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, ढाका, है ना। और किसने किया था? सलीमुल्लाह खां। 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग का गठन किया था। तो ये पार्टी मुस्लिम लीग जो है ये भी फिर कांग्रेस से हाथ मिला लेता है। कब? 1916 में। 1916 में दो लोग हाथ मिलाते हैं, नरम दल और गरम दल, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी। मतलब ये लोग हाथ मिला लिया कि हम दोनों का पार्टी का एक ही लक्ष्य है, अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर भगाना, स्वशासन लाना, यही हम दोनों का लक्ष्य होगा। ऐसा करके दोनों ने हाथ मिला लिया। समझ आया? तो 1916 बहुत ही इम्पोर्टेंट साल था। फिर 1917 भी इम्पोर्टेंट साल है। 1917 का सेशन कलकत्ता में हुआ था और पहली महिला प्रेसिडेंट कांग्रेस की कोई बनी थी। 1885 से लेकर के हर साल सिर्फ पुरुष प्रेसिडेंट बनता था, मगर पहली बार कोई महिला प्रेसिडेंट बनी थी और वो थी एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट जो है ये पहली महिला प्रेसिडेंट 1917 में इनको बनाया गया था, ठीक है, कलकत्ता सेशन। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थी, लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजिनी नायडू। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी, जो 1924 में कानपुर सेशन हुआ था उसमें बनी थी। 1925 के कानपुर सेशन में, ठीक है, 1925 के कानपुर सेशन में इनको बनाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट था। अब 1918 में पहली बार स्पेशल सेशन हुआ। स्पेशल सेशन मतलब होता है, देखिए, हर साल सेशन दिसंबर में होता था, जैसे हम लोग बात किए थे 25 से 28 दिसंबर। 1885 में हुआ, फिर 86, 87, हर साल दिसंबर में होता था। पर पहली बार सेशन 1918 में क्या हुआ था ना कि पहले बुला लिया गया था, सितंबर में ही बुला लिया गया था, तो उसको नाम दिया गया था स्पेशल सेशन, ठीक है। और ये सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे सैयद हसन इमाम। आखिर ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि सेशन जो है वो पहले बुला लिया गया था? तो हड़बड़ी था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आ रहा था, ठीक है। द सेशन वाज कन्वीन्ड टू डेलिब्रेट द कंटेंशियस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार जो है वो कुछ लेकर के आ रही थी, कोई रूल लेके आई। जैसे आप लोग पता नहीं अभी तक पढ़े हैं कि नहीं,
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो 1919 में आया था। ठीक है, मॉन्टेग्यू उस समय भारत के वाइसराय थे और चेम्सफोर्ड जो है वो सचिव थे। तो 1919 में ये आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो ये ठीक है, मगर थोड़ा सा आप याद रखिए कि स्पेशल सेशन बॉम्बे में हुआ था, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1919 अमृतसर, मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन के लिए सपोर्ट किया था, ये भी ठीक है, पर ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना नोट नहीं भी करिएगा चलेगा। खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया था कांग्रेस पार्टी ने। 1920 में फिर स्पेशल सेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे, और 20 में सरकार ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। नॉन कोऑपरेशन गांधी जी ने शुरू किया था, असहयोग आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। 1920 कलकत्ता सेशन, प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय, और यहाँ पे क्या स्टार्ट किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा? असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है, यहाँ देखो, महात्मा गांधी मूव द नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन। फिर 1920 में ही, ये तो कलकत्ता वाला तो स्पेशल सेशन था ना जो सितंबर में हुआ था, बाद में दिसंबर में नागपुर सेशन हुआ था। ठीक है, इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, और जिन्ना लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जिन्ना ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 1920 कलकत्ता अधिवेशन, लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट थे, और नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट है 1922 में गया सेशन, गया में, बिहार के गया में, अब ये इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी के लिए खास करके। ठीक है, 1922 में बिहार के गया में सेशन हुआ था, प्रेसिडेंट थे चितरंजन दास, जिनको देश बंधु भी कहा जाता है। ठीक है, देश बंधु चितरंजन दास। तो चितरंजन दास जी अध्यक्ष थे। ठीक है, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए, और इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1922 में गया में हुआ था। किसने किया था? चितरंजन दास जी ने। तो ये इस पार्टी के फाउंडर हैं, अध्यक्ष इस पार्टी के, स्वराज पार्टी के चितरंजन दास, और सचिव, इस पार्टी के सचिव जो है थे वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, इन्होंने भी इस्तीफा दिया। दो आदमी मतलब किस छोड़ा, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, दोनों इस्तीफा दिया और दोनों फिर नया पार्टी बनाया, स्वराज पार्टी, और इस पार्टी का फिर ये दोनों अध्यक्ष और सचिव बने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है 1922 का गया सेशन। फिर गांधी जी कभी बने कि नहीं बने कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष बने कि नहीं बने? तो गांधी जी जिंदगी भर में केवल एक ही बार अध्यक्ष बने थे, और वो था 1924 का बेलगाम सेशन। बेलगाम कर्नाटका में है, तो वहीं पे मतलब कि पहली बार, ओनली वन सेशन है ना, केवल एकमात्र ये सेशन था जब गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, 1924 के बेलगाम सेशन में। और 1925 में कानपुर में प्रेसिडेंट कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके बाद 1927 मद्रास, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेसिडेंट डॉक्टर M.A. अंसारी पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट द यूज ऑफ इंडियन ट्रूप्स इन चाइना, ईरान, मेसोपोटामिया, मतलब भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, मेसोपोटामिया के खिलाफ उस समय करता था अंग्रेज लोग। तो इस पे ये रोक लगाने के लिए, साइमन कमीशन को बाइकाट करने के लिए, ठीक है, और पूर्ण स्वराज के रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए इस तरह से लाया गया था, पर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस साइमन कमीशन क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में, अभी रहने देते हैं इसको। 1928 कलकत्ता सेशन, प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, है ना। मोतीलाल नेहरू, फिर स्वराज पार्टी जो है ना ज़्यादा दिन चलवे नहीं किया था, 1922 में बना था, 1925 में चितरंजन दास मर गए और स्वराज पार्टी खत्म हो गया। तो चितरंजन दास के मरने के बाद मोतीलाल नेहरू अकेले बच गए, वो फिर आके कांग्रेस पार्टी में जुड़ गए। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू फिर 1928 में प्रेसिडेंट बने, और उस समय ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का मतलब स्टार्ट किया गया था, युवा कांग्रेस, जैसे ABVP सब होता है ना, वही सब बीजेपी का है ABVP, उसी तरह से कांग्रेस का युवा कांग्रेस। 1929 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कीजिए। 1929 का लाहौर अधिवेशन, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू,
जिसमें पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास किया गया था। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 11वीं 12वीं क्लास से। पूर्ण स्वराज कब आया था? पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया कब? 1929 के लाहौर सेशन में, है ना, पूर्ण स्वराज। और ऐसा कहा कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग अपना झंडा फहराएंगे। 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया भी गया, इंडिपेंडेंस डे मनाया भी गया था, ठीक है। और उसी समय से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का ये दूसरा आंदोलन। पहला आंदोलन हो गया आपको असहयोग आंदोलन, ऐसे तो चंपारण उम्पारण छोटा मोटा है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे असहयोग आंदोलन 1920 और 1930 में आता है आपको ये वाला सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। इसके बाद 1931 का इंपॉर्टेंट सेशन है, कराची में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट, यहाँ पे मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, ठीक है, मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक योजना। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी और इरविन के बीच में जो पैक्ट हुआ था 1929 में, लॉर्ड इरविन के बीच में, क्योंकि गांधी जी जो है ये किए थे ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो फिर दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक देंगे और लंदन जाएंगे। लंदन में क्या हो रहा है? एक मीटिंग हो रही है, गोल मेज सम्मेलन, गोल मेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोल टेबल के आसपास सब लोग बैठेंगे और बात करेंगे, इंडियंस इधर बैठेंगे और ब्रिटिशर्स इधर बैठेंगे और बात करेंगे, गोल मेज सम्मेलन। तो गांधी जी गए भी थे, 3 गोल मेज सम्मेलन हुआ था राउंड टू राउंड, 1930 में, 1931 में और 1932 में, जिसमें गांधी जी दूसरे वाले में पार्टिसिपेट करने गए थे, 1931 वाले में, ठीक है। लेकिन वहां पे कुछ बात बना नहीं। जब गांधी जी वहां गए तो उनका और मजाक ही उड़ाया गया, उनको अर्धनग्न फकीर कहा गया कि ये तो आधा नंगा रहता है, मतलब ऊपर कुछ पहनते नहीं थे, सिर्फ धोती पहनते थे, तो कहा कि अर्धनग्न फकीर, ठीक है, मजाक उजाक उड़ाया। फिर गांधी जी वापस चले आए और वापस आके फिर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा से स्टार्ट किया। तो गांधी जी जो है वो गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने लंदन में। समझ गए आप लोग? कौन व्यक्ति थे जो तीनों में भाग लिए थे? वो थे B.R. अम्बेडकर। वो तीनों साल लंदन गए थे और वो उसमें जाके भाग लिए थे, B.R. अम्बेडकर, ठीक है। तो 1931 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कराची, वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट कौन सा है? ये वाला 1937 एक इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन अ विलेज। पहली बार सेशन किसी गांव में हुआ था, ठीक है, ऐसे तो हमेशा शहरों में होता था। तो फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज, कौन सा विलेज? फैजपुर, ठीक है। प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, फैजपुर में हुआ था 1937 में। फिर 1938 और 39 दोनों को एक साथ पढ़ते हैं हम लोग, हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन। 38 हरिपुरा है और 1939 जो है वो है त्रिपुरी, हरिपुरा और त्रिपुरी, और इन दोनों के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था उसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी इन लोगों ने बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने, अंडर जवाहरलाल नेहरू। तो ये सब पूछता है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी किसके अंदर में बनाया गया था, कब बनाया गया था, किस अधिवेशन में बनाया गया था? तो नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति, जवाहरलाल नेहरू के अंडर में 1938 में बनाया गया था, ठीक है। फिर 1939 त्रिपुरी सेशन, इसमें भी सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। देखो, री इलेक्टेड बट हैड टू रिजाइन, वो इलेक्ट हुए थे बट उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो उनके जगह पे फिर राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट बने थे। क्यों रिजाइन कर दिए? कि वो बोले कि हम कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे, ये हमको इस तरह से पार्टी में बंद की। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है ना वो एकदम वो थे, उनका अलग नज़रिया था, वो इस तरह से आंदोलन में वो नहीं ये करते थे। उनका मतलब, उनका कहना था क्रांति, लड़ाई, है ना। उन्होंने अपनी एक सेना बनाई थी, इसका नाम था आज़ाद हिंद फौज, है ना। तो ये क्रांति में विश्वास रखते थे, ना कि मीटिंग शीटिंग में। तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने फिर अपनी पार्टी बनाई कांग्रेस से अलग होकर, और उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ये क्वेश्चन पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, या सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस के जगह पे कौन अपॉइंट हुए थे?
वो थे राजेंद्र प्रसाद सुभाष चंद्र बोस के जगह पे इनको चुना गया था। ठीक है, उसके बाद 1941 से लेकर 45 तक दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय इवेंट्स। क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, फिर पूरा 1941 से 45 वो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, तो वो चल रहा था, और भी बहुत सारा चीज़ हुआ। इंडियन नेशनल आर्मी पे ट्रायल्स चला, वही आज़ाद हिंद फौज, उसके लोग पकड़ा गए, उन लोगों पे केस चला। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया इंडिया में, वेबल प्लान, कैबिनेट मिशन, यानी भारतीयों को अब सत्ता सौंपी जानी थी। तो अंग्रेजों के यहाँ से बहुत सारा मिशन आ रहा था इंडिया में कि भारतीयों को किस तरह से सत्ता दें, इनका कितना टुकड़ा करें, है ना, ये सब चल रहा था। जैसे 3 टुकड़ा इंडिया का किया गया ना, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो उस तरह से कितना टुकड़ा किया जाए, ये सब हो रहा था। ठीक है, तो इस टाइम पे कोई भी सेशन कांग्रेस का नहीं हुआ है। 1941 से 45 कांग्रेस का कोई भी सेशन जो है वो नहीं हुआ है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध वगैरह चल रहा था। तो वॉर जब होगा तो कोई मीटिंग थोड़ी होगा, तो कोई सेशन नहीं हुआ। फिर 1946 में मेरठ में हुआ था, प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी। लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले का ये लास्ट सेशन, क्योंकि आज़ादी हुआ अगस्त 1947 में और सेशन होता है हर साल दिसंबर में। तो फिर आज़ादी से पहले कब हुआ लास्ट, 1946 के दिसंबर में हुआ होगा। और कौन थे उसके प्रेसिडेंट, JB कृपलानी। यानी ये क्वेश्चन बनता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस पार्टी के, तो वो थे JB कृपलानी, है ना। आज़ादी के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। ठीक है, उसके बाद कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहे। जैसे इस टाइम पे कोई सेशन हुआ नहीं, लेकिन 1941 से पहले तो सेशन हुआ होगा, तो उस समय कौन प्रेसिडेंट है, देखो अबुल कलाम आज़ाद प्रेसिडेंट है 40 में, है ना, अबुल कलाम आज़ाद, और ये प्रेसिडेंट बन गए। और अब सेशन हुआ ही नहीं ना, 41 हुआ ना, मतलब 45 तक हुआ नहीं, तो सबसे लंबे टाइम तक प्रेसिडेंट कौन रह गए, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के सबसे लंबे टाइम तक प्रेसिडेंट कौन रहे हैं, अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। समझ गए आप लोग। अब जो क्वेश्चन पूछा था कि पटना में जो सेशन हुआ 1912 में, मतलब उसके कौन अध्यक्ष थे, तो 1912 में जो सेशन पटना बांकीपुर में हुआ था, उसके अध्यक्ष RN मधुलकर थे। ठीक है, राव बहादुर रघुनाथ नरसिम्हा मधुलकर ये थे। ये अमरावती से मतलब चुन के आए थे। फिर कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में हुआ था, तो हम लोग देख ही लिए। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे। एओ ह्यूम ने इस पार्टी को बनाया था। इसका पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था 1885 में, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, WC बनर्जी। ठीक है, और कांग्रेस 1885 में जो अंग्रेज वाइसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। सेकेंड सेशन 1886 कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे। फिर 1907 में सूरत सेशन हुआ, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी गरम दल और नरम दल 2 भागों में टूटी थी। उसके अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष थे। ठीक है, सोनिया गांधी इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। आज़ादी के पहले सबसे ज़्यादा समय तक पार्टी का अध्यक्ष कौन रहा था, अबुल कलाम आज़ाद, अभी हम लोग पढ़े। पर आज़ादी के बाद सबसे लंबे टाइम तक कौन रहा है, सोनिया गांधी जी रही हैं। 1998 से 2017 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वो रही थी। समझ में आया आप लोग को। पूरा हम लोग कांग्रेस पार्टी का जितना हो सकता था डिटेल वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ ही से क्वेश्चन जो है आपका वो आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। लगातार रिवाइज कीजिएगा ना, डेली रिवाइज कीजिएगा तो सब खुद ब खुद याद होता जाएगा। काफ़ी इजी वे में सब आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, स्ट्रेस भी नहीं होगा, और सब आपके दिमाग में चला जाएगा। बस आपको डेली एक बार पढ़ना है, रटना नहीं है। डेली एक बार अपनी कॉपी को पढ़ना है बस। ठीक है, अब 37 नंबर क्वेश्चन देखो, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये AP का क्वेश्चन। अगर आप लोग क्लास 7-8 में सही से पढ़े होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, AP। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो क्वेश्चन होता है, इसमें पूछा है जैसे कि 14, 10, 6, 2, आगे आगे, तो 14वां नंबर जो है वो क्या होगा। इस तरह से चलते रहेंगे तो 14वां नंबर क्या होगा। ये पूछ सकता था आपसे कि 30वां नंबर क्या होगा, पूछ सकता था कि 100वां नंबर क्या होगा, ये कुछ भी पूछ सकता है। मगर यहाँ पे इस सवाल में इसने पूछा है कि 14th नंबर क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी होता है। इसका एक फॉर्मूला है, ये जितना नंबर पूछेगा ना कि ये वाला नंबर क्या होगा, तो फॉर्मूला जो इसका है वो फॉर्मूला है A+N-1 टाइम्स D।
ठीक है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। a का मतलब जो पहला अक्षर है, पहला अक्षर क्या है 14, तो 14 प्लस कोष्ठ में n मतलब कौन सा टर्म आप खोज रहे हैं, 14वां टर्म खोज रहा है तो 14 माइनस 1 इंटू डी का मतलब है कि पहला टर्म जो a है और दूसरा टर्म जो b है, इन दोनों में कितना का अंतर है, 10 में से अगर 14 घटाएंगे 10 माइनस 14 करेंगे तो कितना होगा, -4 होगा। तो यहाँ पे हो गया -4। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, 14 प्लस 14 में से 1 गया तो 13 बचा इंटू -4, 14 प्लस माइनस 13 4 जा 13 चौके 52, और अब 52 में से 14 आप घटा दीजिए तो -38 इसका आंसर हो गया। तो अभी यहाँ 14th टर्म पूछा है, ये 50वां टर्म भी पूछ सकता है, ये 100वां टर्म भी पूछ सकता है, बस फॉर्मूला आपको पता रहेगा तो आप बना लीजिएगा, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, ये इसका फॉर्मूला, इसी से आंसर बनाया जाता है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 38 नंबर, व्हाट वेयर द शेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन ओवरऑल जीवीए एट करेंट प्राइसेस इन फाइनेंशियल ईयर 2024। देखो इकोनॉमी का क्वेश्चन है। इकोनॉमी मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था। तो देश में, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति जो काम करता है, जो इकोनॉमी है उसका 3 सेक्टर है। इकोनॉमी कितने सेक्टर हैं, 3 सेक्टर हैं। कोई भी व्यक्ति काम करता है तो वो या तो प्राथमिक क्षेत्र में काम करेगा, या तो द्वितीयक क्षेत्र में काम करेगा, या तृतीयक क्षेत्र में काम करेगा। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, मतलब अगर वो किसान है या फिर वो मुर्गी पालन करता है, बकरी पालन करता है, ठीक है, पशु चराता है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र। समझ में आया? जो भी लोग नेचुरल रिसोर्सेज का काम करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों का काम करते हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। समझ गए ना? प्राथमिक क्षेत्र, मछली पालन करना, ये सब नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो इनका जो काम करता है वो होता है प्राइमरी सेक्टर। इसको खास करके इसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, मतलब कृषि में ये सब आ जाता है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, यानी सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंड नंबर पे सेकेंडरी सेक्टर। इसमें खास करके इंडस्ट्रीज आते हैं, इंडस्ट्रीज, उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं इसको, उद्योग क्षेत्र। मतलब जैसे मान लीजिए कि टमाटर उगाया, तो टमाटर उगाया तो वो आ गया प्राथमिक क्षेत्र में, और उस टमाटर का टमाटो केचप बनाया तो वो आ गया द्वितीयक क्षेत्र में। समझ में आया? मतलब कच्चे माल से पक्का माल जब बनाते हैं, लकड़ी से बना दिए कागज, तो क्या हुआ, द्वितीयक क्षेत्र। जितने उद्योग क्षेत्र हैं, जितने फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, वो सब आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। और तीसरा है टर्शरी सेक्टर। तो टमाटर उगाए तो हो गया प्राथमिक क्षेत्र, टमाटर से केचप बनाए तो हो गया सेकेंडरी सेक्टर। अब केचप बन तो गया फैक्ट्री में, पर उस केचप को क्या करना है, बेचना है। तो जो दुकानदार है जो केचप बेच रहा है वो क्या कर रहा है, वो टर्शरी सेक्टर में आता है, ठीक है। टर्शरी सेक्टर माने तृतीयक क्षेत्र। इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। सेवा, दुकानदार आपका क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। भले सेवा के बदले वो पैसा ले रहा है, मगर वो आपको सामान दिया तो वो सेवा ही ना है एक तरह का। आप जैसे मान लीजिए कि बैठे ई रिक्शा में बैठे, और ई रिक्शा वाला आपको ले गया कहीं, छोड़ दिया आपकी मंजिल पे, तो वो क्या किया, आपका सेवा किया, ठीक है। मोबाइल रिचार्ज कराए तो रिचार्ज वाला क्या किया, सेवा किया। ये सभी होता है सेवा क्षेत्र। जैसे हॉस्पिटल में क्या मिलता है, सेवा। टीचर क्या करते हैं, सेवा, है ना। सर्विस सेक्टर, सर्विस, आप लोग किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर। तो आप कमेंट में बताइए कि आप जो पढ़ लिख के आप जो भी बनना चाह रहे हैं, तो आप क्या चीज़ में, फिर किस फील्ड में काम करेंगे, प्राइमरी सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में या टर्शरी सेक्टर में, ठीक है। तो हमारे देश में मुख्य रूप से ये 3 सेक्टर होता है। इसके अलावा और भी है, क्वार्टरनरी, क्वीनरी, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये 3 सेक्टर हैं, ठीक है। हमारे जो पिताजी हैं, ज़्यादातर लोगों के, वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते होंगे, यानी किसान नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ के पिताजी होंगे जिनका दुकान होगा, तो वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर, है ना। और कुछ के पिताजी जो होंगे वो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, तो वो लोग हो गए सर्विस सेक्टर। या कुछ के टीचर होंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? अब देखो इंडिया में बताइए कि सबसे ज़्यादा आदमी
किस क्षेत्र में काम करता है? भारत में सबसे ज़्यादा आदमी जो है ना वो अनस्किल्ड है। अनस्किल्ड का मतलब है कि उसके पास कोई मतलब कुशलता नहीं है। कुशलता नहीं है मतलब कि उसको कुछ काम आता नहीं है। जब कुछ काम नहीं आता है तो वो क्या करेगा? मजदूरी करेगा, है ना? कुछ तो करेगा ना, पेट को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, भले कुछ आता ना हो, भले उसको कारपेंटर या बढ़ई नहीं है उसको, क्योंकि आता नहीं है लकड़ी का काम, या उसको आता नहीं है नाई का काम, उसको आता नहीं है टेलर का काम, तो वो क्या करेगा? वो ईटा गिट्टी ढोएगा, वो तो मजदूरी श्रम करेगा वो। तो वो ज़्यादातर लोग इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में वर्क करते हैं, कृषि खेती में मजदूरी करते हैं ज़्यादातर लोग, है ना? प्राइमरी सेक्टर में, ये क्वेश्चन याद रखना। इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। ज़्यादातर लोग इंडिया में कहाँ काम करते हैं? एग्रीकल्चर में, ठीक है? ये वाला आप लोग देखिए, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो 45% लोग इंडिया में एग्रीकल्चर में काम करते हैं। उसके बाद पहले तो क्या था ना कि ज़्यादा आदमी एग्रीकल्चर में करता था, उसके बाद इंडस्ट्री में करता था, उसके बाद सर्विस में करता था। पर भारत में क्या हुआ है कि एग्रीकल्चर के बाद सीधे सर्विस सेक्टर डेवलप कर गया है। आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ कॉरपोरेट में वर्क करते हैं, ठीक है? सर्विस सेक्टर का डिमांड हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। और सरकार क्या की है? इंडस्ट्री पे फोकस ही नहीं किया है, जबकि सरकार को फोकस करना चाहिए था, एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए था, बहुत सारा फैक्ट्री बनाना चाहिए। देखो बिहार में फैक्ट्री वैक्ट्री ना है, सारे लोग माइग्रेट करके दूसरे जगह जाते हैं, प्रवासी मजदूर बन जाते हैं बिहार के लोग सब, है ना? तो सिर्फ बिहार का ऐसा स्थिति नहीं है, बहुत सारा ऐसा जगह इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ही कम है। तो सबसे कम लोग जो है वो इंडस्ट्री क्षेत्र में यानी द्वितीयक क्षेत्र में काम करते हैं। सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करता है, एग्रीकल्चर खेती में, उसके बाद सर्विस सेक्टर में, और उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर में। ये याद रखिएगा आप लोग। अब कौन से सेक्टर सरकार को कमाई अधिक होगा? यहीं पे सिंपल सा आप लोग बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर में तो कमाई है नहीं, किसान तो कमाई ज़्यादा कर नहीं पाते हैं किसान लोग, तो सबसे कम जो इनकम है ना वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में है, ठीक है? सबसे कम इनकम। और सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ है? सर्विस, जैसे कोई डॉक्टर बन गया, कोई टीचर बन गया, मतलब कुछ अच्छा कॉरपोरेट में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? इंजीनियर बन गए, तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा क्या है? कमाई है, इनकम है, ठीक है? और एग्रीकल्चर क्षेत्र में सबसे कम इनकम है, पर सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए कहाँ हैं? एग्रीकल्चर में। जहाँ कम इनकम है, जो छोटा केक है उसको खाने के लिए ज़्यादा आदमी है ना, और जो बड़ा केक है उसको खाने के लिए अभी कम आदमी है। तो ऐसा इंडिया का स्थिति है, ये देख लीजिए। शेयर सर्विस सेक्टर जो है वो जीडीपी में 51% कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्री सेक्टर 37%, एग्रीकल्चर सेक्टर मात्र 11%, ठीक है? एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है, जबकि 43% लोग इसी में निर्भर कर रहे हैं। इसीलिए इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या है? गरीब। क्यों गरीब? क्योंकि वो सब एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। उनको क्या चाहिए? उनको स्किल चाहिए। अगर उनको स्किल मिल जाएगा तो वो भी सर्विस सेक्टर में या फिर इंडस्ट्री सेक्टर में काम करेंगे। समझ में आया? अब जो क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ था तो वो सिंपल क्वेश्चन था कि एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर और इसका शेयर कितना है। तो एग्रीकल्चर का शेयर 17% था जीवीए में, इंडस्ट्री का 37%, 27% और सर्विस सेक्टर का 54%। जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो, मगर क्वेश्चन में जीडीपी नहीं पूछा था, जीवीए पूछा था। तो जीडीपी क्या होता है और जीवीए क्या होता है? जीवीए मतलब है, देखिए क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड माने जुड़ जाना। अब देखो आप लोग देखिए कि अगर आप गेहूं खरीदते हैं, गेहूं 1 केजी तो कितना रुपये में देगा? ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 रुपये में गेहूं देगा। लेकिन अगर आप गेहूं का आटा खरीदते हैं पीसा हुआ 1 किलो, तो वो आपको 25 से 30 रुपये में देगा, ठीक है? बढ़ गया दाम। अगर आप आटा की जगह ब्रेड खरीदते हैं 1 केजी ब्रेड, तो वो आपको 50 रुपये में देगा, ठीक है? अगर आप ब्रेड की जगह आप रोटी खरीदते हैं तो आपको 50 रुपये में मात्र 2 रोटी देगा, 2 या 3 रोटी देगा। समझे? 1 केजी रोटी खरीदने के लिए कम से कम तो 150 रुपया खर्च करना पड़ेगा, 150 से 200 रुपया, जबकि 1 केजी गेहूं आप मात्र 15 से 20 रुपये में खरीद सकते थे। तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है
वैल्यू एडिशन, है ना, उसमें कुछ कुछ जुड़ रहा है, लोग उसमें मेहनत कर रहे हैं। गेहूं से आटा बनाया, पीसा, तो महंगा तो होगा ही। आटा से रोटी बनाया, ब्रेड बनाया, तो महंगा तो होगा ही। अगर ब्रेड से केक बना देगा तो और महंगा हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, लोग उसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, वैल्यू जोड़ रहे हैं, है ना, उसका दाम बढ़ा रहे हैं, वैल्यू हो रहा है और वैल्यूएबल होता जा रहा है चीज। समझ में आया? इसी को बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अगर यही सब कुछ जोड़ दिया जाए कि कितना वैल्यू, गेहूं था 15 रुपए का, आटा है 30 रुपए का, तो कितना जुटा, 15 रुपया प्लस हुआ ना, तो इसको जोड़ लेना है, ये 15 रुपया। समझ आया? उसी तरह से मान लीजिए कि गेहूं से सीधे बन गया केक, और केक है 150 रुपए का, तो गेहूं टू केक, गेहूं था 15 रुपए का, केक है 150 रुपए का, तो 135 रुपया, तो 135 रुपया आपको जोड़ लेना है। तो इकोनॉमी में जब ये सब पूरा जोड़ लेते हैं, पूरे देश का जब इतना जोड़ लेते हैं, तब उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन। समझ आया? ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो इसमें भी एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे नीचे है, सर्विस सेक्टर सबसे आगे, इंडस्ट्री सेक्टर उसके बाद, और एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे नीचे। ये बात तो हमेशा याद रखना कोई भी चीज में, सर्विस सेक्टर सबसे आगे, ठीक है। लेकिन वही नौकरी देने के मामले में, तो नौकरी तो एग्रीकल्चर सेक्टर सबको ज्यादा दे रहा है, लोग वहीं पर ज्यादा खट रहे हैं। समझ आया? तो ये आपका हो गया पूरा। इसके बाद हम लोग अब चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच सिटी ऑफ बिहार द रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड। ठीक है, इसका आंसर तो पटना सही आंसर है, मगर थोड़ा सा डॉल्फिन के बारे में आप जान लीजिए, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, गंगा रिवर डॉल्फिन इंडिया का, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना भारत का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं ना, तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, एक्वेटिक एनिमल, वो कौन है, गंगा रिवर डॉल्फिन। गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, और ये जो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है ना, ये पूरा अंधी होती है, डॉल्फिन अंधा होता है। ठीक है, सब नहीं, मगर गंगा रिवर वाली डॉल्फिन जो है ये अंधी है, ब्लाइंड। तो फिर ये कैसे, मतलब देखता है क्या, कैसे खाता पीता है, तो ये क्या करता है, एक साउंड निकालता है, अल्ट्रासोनिक साउंड। जैसे चमगादड़ होता है, चमगादड़ भी अंधा होता है, लेकिन ये लोग क्या करता है कि एक साउंड निकालता है। मान लो कि यहाँ पे डॉल्फिन है, तो डॉल्फिन एक साउंड निकालेगा, और यहाँ पे मान लो कि कुछ खाने का चीज है, तो साउंड जब टकरा के वापस आएगा, तो डॉल्फिन जो है वो उसका सारा, मतलब कितना दूर है वो पता कर लेगा, फिर तुरंत तेजी से वहां जाएगा और उसको खाएगा। तो एक साउंड के माध्यम से, जो साउंड ये निकालता है, वो साउंड सी सी का आवाज करता है, सू सू करके ये साउंड अपने मुंह से निकालता है, इसीलिए इसको सुसु डॉल्फिन भी बोलते हैं, सुसु डॉल्फिन। सुसु क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सूसू का आवाज निकालते रहता है। ठीक है, और डॉल्फिन ज्यादा देर तक पानी में नहीं रह सकता, क्योंकि उसको सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। पानी में डॉल्फिन सांस नहीं लेता है, बाकी मछलियां पानी में सांस ले सकती हैं, पर डॉल्फिन पानी में सांस नहीं लेता है। ठीक है, तो ये बाहर आता है। आप लोग जब भी कभी डॉल्फिन देखेंगे तो वो ऊपर ऐसे ऐसे बार बार ऊपर आएगा, बार बार ऊपर आएगा। समझ आया? और ये सूसू डॉल्फिन है, ये जनरली ब्लाइंड होता है। इसके बाद और थोड़ा देख लो, फ्रेश वाटर में रहता है। डॉल्फिन हमारे देश में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है बेचारा, क्योंकि ये बड़ी डेंजर में है। इसकी मतलब ज़्यादा मात्रा में ये है नहीं, पॉल्यूशन वगैरह, गंगा नदी को हम लोग इतना प्रदूषित कर दिए हैं, अभी जैसे कुंभ मेला हुआ तो पूरा प्रदूषित हो गया होगा, तो ये बेचारे इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, संकटग्रस्त हैं, ये विलुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी ये शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है, और ये कौन कौन से नदी में, गंगा, ब्रह्मपुत्र में पाया जाता है, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में पाया जाता है, और इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में ये पाया जाता है। इसको बहुत सारा थ्रेट है, सरकार इसके लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया था। ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी तरह से प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया गया था 2021 में, डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और पटना में जो खोला गया है ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये एशिया का पहला रिसर्च सेंटर, एशिया में ही कहीं रिसर्च सेंटर नहीं है, ये तो इंडिया में कहाँ होगा, एशिया और इंडिया दोनों का ये पहला रिसर्च सेंटर जो पटना यूनिवर्सिटी में खोला गया है। ठीक है, इसके अलावा भी डॉल्फिन सेंचुरी है बिहार में, एक विक्रमशिला सेंचुरी है
जो भागलपुर में है, और एक हस्तिनापुर सेंचुरी है यूपी में। तो 2 सेंचुरी है डॉल्फिन का, जहाँ आपको अच्छे से डॉल्फिन दिख सकती है। वो है एक विक्रमशिला सेंचुरी बिहार, और एक है भागलपुर, और एक है हस्तिनापुर सेंचुरी यूपी। ठीक है, यूपी वाला भी प्रपोज्ड है, अभी बना नहीं है। ठीक है, जो डॉल्फिन है इसका ये साइंटिफिक नेम हो गया, पूछता नहीं है कभी एग्जाम में, तो वो जानने का जरूरत नहीं। डॉल्फिन को टाइगर ऑफ द गंगा कहते हैं, क्योंकि जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था वैसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया गया है, तो इसको टाइगर ऑफ द गंगा कहा जाता है। और ये कहाँ कहाँ कौन कौन नदी मिलता है देखो, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, कर्णफुली और सांगू। कर्णफुली नदी नेपाल में हो गया, मेघना ये सब मेघना, ब्रह्मपुत्रा ये सब बांग्लादेश में भी है, इसलिए 3 देश में याद रखिए, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश। और ये सब नदी सिस्टम है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, कर्णफुली, सांगू। ठीक है, तो अब गंगा में है तो गंगा से बहते बहते गंगा के ट्रिब्यूटरीज में भी जा सकता है, तो कोसी में भी मिल जाएगा, यमुना में भी मिल जाएगा, चंबल में भी मिल जाएगा, गंडक में भी मिल जाएगा। ठीक है, घाघरा, रूपनारायण, जो जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं उन सब में ये दिख सकता है। ठीक है, ये जो है फ्रेश वाटर में रहता है, क्योंकि नदी का पानी साफ होता है। ये नमकीन पानी में नहीं रहता है डॉल्फिन। ठीक है, फ्रेश पानी में रहता है जो गंगा नदी का डॉल्फिन है। और ये ब्लाइंड होता है, अंधा होता है। ठीक है, और ये कैसे सुनता है, एक साउंड निकालता है जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड। जो फीमेल्स होती हैं वो मेल से बड़ी होती हैं, महिलाएं बड़ी होती हैं। ठीक है, फीमेल आर लार्जर देन मेल। ये पानी में सांस नहीं ले सकता है, तो ये ऊपर आके सांस लेता है, और जब ये आवाज़ निकालता है, एक सूसू करके आवाज़ निकालता है, इसीलिए इसको सूसू डॉल्फिन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डिक्लेयर किया गया था 2009 में, और ये असम का राजकीय जलीय जीव भी है। अगर किसी पानी में डॉल्फिन दिखता है तो इसका मतलब पानी अच्छा है, हेल्दी साफ पानी है। अगर डॉल्फिन कम होता जा रहा है इसका मतलब पानी गंदा होता जा रहा है। तो डॉल्फिन जो है ना वो एक मतलब एक निशान है, वो बताता है कि पानी साफ है। ठीक है, मगर डॉल्फिन बेचारे को बहुत थ्रेट है, क्योंकि लोग उसका शिकार कर रहे हैं, उसका तेल निकाल ले रहे हैं। जैसे फिश ऑयल होता है ना दवाई ववाई के लिए, तो उसी तरह से डॉल्फिन का तेल निकालने के लिए लोग उसका शिकार करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। इसीलिए सरकार जो डॉल्फिन प्रोजेक्ट भी लेकर के आया था, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, और ये IUCN की कैटेगरी में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहा है, यानी संकटग्रस्त जीव है। सरकार ने क्या क्या चलाया है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, विक्रमशिला सेंचुरी भागलपुर, और नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को ये डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस, 5 अक्टूबर। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है। ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। फायर एक्सटिंग्यूशर आप लोग देखे ना, लाल रंग का जो होता है आग बुझाने वाला। ठीक है, सिलेंडर आग बुझाने वाला, तो उसके अंदर क्या होता है वही बोल रहा है। तो उसके अंदर जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट मतलब होता है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, सबसे खतरनाक एसिड है, बताया था ना आपको। अगर हथेली पे गिर जाएगा ना तो छेद कर देगा हाथ में, ऐसा भयानक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब अगर प्योर रहे 100% प्योर और गिर जाए हाथ पे तो हाथ में छेद हो जाएगा। मगर इसको क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं इसमें, ढेर सारा पानी। तो जब पानी मिला देते हैं बहुत ज़्यादा, अगर मतलब कि 60% से ज़्यादा उसमें पानी ही मिला दिए और मात्र 10-20% एसिड है, तो वो हो गया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट, अगर पानी कम मिलाए हैं, ठीक है, कम पानी है, तो बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे मान लो 5% पानी है, 95% एसिड है, तो वो तो एसिड ही हुआ ना, तो वो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब भी यूज किया जाता है एसिड को, तो हमेशा उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी मिला के यूज किया जाता है, तो यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इन दोनों का यूज किया जाता है आग बुझाने वाला जो आपका मशीन होता है उसमें। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन। ऐसे सब कहता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें नहीं होता है, इसमें यही दोनों चीज़ होता है। लेकिन जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो है, इससे फिर आग बुझ जाता है। ठीक है, मेंस में अगर फायर के बारे में कोई क्वेश्चन पूछे तो ये आप लोग लिख सकते हैं, ये है फायर ट्रायंगल।
फायर ट्रायंगल यानी आग के लिए 3 चीज़ चाहिए होता है, ऑक्सीजन का जरूरत है आग जलाने के लिए, तो इसीलिए हम लोग क्या उस पर छिड़क देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो छिड़क दिया जाता है। तो ऑक्सीजन चाहिए आग जलाने के लिए, प्लस हीट चाहिए गर्मी, प्लस फ्यूअल, ठीक है, फ्यूअल माने ईंधन, कुछ ना कुछ चाहिए ना, कागज लकड़ी, तो ये एक फायर ट्रायंगल है जिसका जो बनाया जा सकता है मेंस में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अभी का, आप लोग सब नोट कर लीजिए, रिवाइज कीजिए और आगे पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।